प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 के लिए हिंदी विषय 10th क्लास का सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन अंतिम प्रश्न तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न से। यहाँ पर है एक कहानी ये भी के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, सभी को पता ही होगा। तो इसके आंसर जो हो जाएगा मन्नू भंडारी। बी ऑप्शन जो है आपका सभी का करेक्ट है, आपने सभी ने किया होगा सही बिल्कुल। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा कौन बदलता था? तो वो चश्मा बदलता था कैप्टन। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माँ ने अपनी बेटी को क्या सीख दी? तो माँ ने अपनी बेटी को अन्याय के विरोध विरोध करने की, स्वयं को कमजोर ना समझने की और वस्त्राभूषण के मोह से दूर रहने, यानी सभी के लिए जो है कथन सत्य हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी सारी सीख दी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिबन चल रही है। इस रिबन में सब कुछ लिखा हुआ है कि अपने जितने भी आप आंसर्स चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें आप जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है जिस पे आप अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं, सॉल्यूशंस के लिए लिखा गया है। इस अगर रिबन को पढ़ लेते हैं तो आपका आधा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है? तो वर्णों का सार्थक समूह जो है शब्द कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कर्मवाच्य वाक्य कौन सा है? तो दीपक द्वारा कविता पढ़ी गई, ये कर्म किया गया। ठीक है। तो ये आपका कर्मवाचक जो है वाक्य माना जाएगा। अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य है। ये थोड़ा क्वेश्चन पेपर जिसने भी भेजा थोड़ा सा साफ नहीं भेजा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सॉल्यूशन बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। अदरवाइज इतने खराब पेपर के सॉल्यूशंस नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं क्वेश्चन तो आपको साफ दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा और साफ रहेगा तो बेहतर रहेगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? तो हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। बहुत ही सिंपल और सरल वाक्य है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कामयानी एक खालिस्तान है, तो ये एक महाकाव्य है। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ईद का खालिस्तान होना प्रसिद्ध मुहावरा है। तो ईद का चांद आपने बचपन से पढ़ा है, इसमें तो आपने सबने सही कर दिया होगा। फादर कामिल बुल के संकल्प से खालिस्तान थे, तो क्या थे? सन्यास। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो, सन्यास नहीं होना चाहिए वैसे, सन्यासी होना चाहिए था। ठीक है। अ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है, तो उसको हम बोलते हैं एकांकी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रतिमा बनाने वाले का नाम खालिस्तान था, तो उसका नाम था, सभी को पता होगा, मोतीलाल। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, खालिस्तान निताब शब्द है, तो आप निताब शब्द जो देखेंगे यहाँ पे है ही, भी, ये सब जो है ना निताब शब्द है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, पर, ही, भी जो जुड़ते हैं ये सारे निताब शब्द हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर मिलाने वाला, सबसे पहले सातवां फिलिप्स जो है उसको देख लेते हैं। विज्ञापन शब्द का खालिस्तान अर्थ है, तो जानकारी देना होता है विज्ञापन का अर्थ। कोई भी विज्ञापन किस लिए होता है? आप लोगों को जानकारी देने के लिए। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि इसमें सही जोड़ियां बनानी है। मैं क्यों लिखता हूँ, इसको आपको मिलाना है अगे से, क्योंकि ये अगे की है। उसके बाद में कन्यादान, कन्यादान किसकी रचना है? तो ये आ जाएगा ऋतुराज की। सेकंड ऑप्शन जो नीचे की तरफ है, यहाँ मिला रहा हूँ मैं आपके सामने। वीर का रस का स्थायी भाव जो है वो क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। उसके बाद में सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम क्या होगा? ये बात आपको याद होना चाहिए कि बल्बाचार्य। उसके बाद में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा अलंकार होते हैं। ठीक है। पुस्तकालय जो है इसको हम मिला लेंगे, तो ये कैसा शब्द संधि है? ये स्वर संधि है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो आपके आंसर हो गए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। भक्तिन काव्य का प्रधान भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा है? तो भक्ति भावना जो है इसका प्रधान विषय माना जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको इसका भक्ति भावना लिख लेना है आपको। अगला जो क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, किस छंद में 24 मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद जो है इसमें 24 मात्राएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ क्या है? पक्की बात। ठीक है ना। मेरी बात पत्थर की लकीर है, ऐसे बोलते हैं ना हम। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कौन सा वाक्य है? वाक्य पूछा है इसमें, तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, अभी अभी हमने देखा ऊपर भी कि ये कैसा है, पुस्तक पढ़ रहा है, कर्म वाच्य है, हमने अभी अभी इसको देखा था। ठीक है। आप ऊपर देखोगे ध्यान से, तो हमने कहाँ पे इसका आंसर देखा था? यहाँ पर देखा था हमने, इसमें कहीं न कहीं हमने एक
देखा था, जिसमें अभी देखते हैं कर्म वाच्य। देखिए कर्म वाच्य दीपक द्वारा कविता पढ़ी गई, तो ये भी कर्म वाच्य था, बस यहाँ पे दीपक की जगह मेरे द्वारा आ गया, बस इतना फर्क है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ललित भी आज आ रहा है, वाक्य में निपात शब्द कौन सी है? तो जब भी अभी हमने पढ़ा था कि निपात शब्द में जो है पर, ही और भी आता है, ये अभी अभी हमने ब्लैंक स्पेस देखा था, उसी के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा भी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? आपके इस क्वेश्चन में ही काफ़ी आंसर छुपे हैं। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं? तो सभ्यता, सभ्यता जो है ये क्या कहलाएगी आपकी? यहाँ पर देखें हम इसको, तो ये है आपका संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाता है। यानी संस्कृत का जो परिणाम है, जो भी संस्कृति होगी उसका परिणाम जो मिलता है वो सभ्यता कहलाता है। यानी कि हम बोलते हैं ना कि इसकी सभ्यता क्या सिखाती है, यानी कि हमारी संस्कृति में जो चीज़ सीखते हैं वो सभ्यता है। हमारे खान पान का ढंग, जीने मरने का तरीका, लड़ने झगड़ने का ढंग, पहनने ओढ़ने की कला, आवागमन के साधन और ढंग, सब हमारी क्या है? सभ्यता है। ये मनुष्य की जो है बाहरी वस्तु है। ठीक है, के बाद में संस्कृति जो है ये आंतरिक वस्तु या मन के भीतरी वस्तु बोलते हैं हम। संस्कृति मानव, संस्कृत मानव द्वारा किया गया ऐसा कोई आविष्कार या नए तथ्य का ज्ञान है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होता है, उसे संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति त्याग की भावना से मजबूत एवं समृद्ध होती है, और संस्कृति का संबंध मनुष्य के भीतर मन से है। ठीक है, तो ये आप इसका संस्कृति के बारे में समझा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सत्य असत्य हमें लिखना था। पहला, वाच्य दो प्रकार के होते हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, लेखिका मन्नू भंडारी की अध्यापिका शीला अग्रवाल थी, तो बिल्कुल ये आपका सत्य वचन है। नेक्स्ट जो है, पागल कुत्तों का मसीहा के लेखक स्वयं प्रकाश हैं, तो ये असत्य हैं। ठीक है, इसके जो लेखक हैं वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भोलेनाथ, भोलानाथ का असली नाम तारा नाथ था, तो ये असत्य, ना असत्य असत्य, क्योंकि उसका नाम तारकेश्वर नाथ था, आपको याद होगा सभी को। अगला जो क्वेश्चन है, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएँ होती हैं, तो ये भी आपका असत्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा में फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? सबसे पहले हम बात करते हैं गोपियों की, तो यहाँ पे जो गोपियों का आंसर आप देख सकते हैं, गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है। ठीक है, यही है इसका राजा का धर्म, और राजधर्म का जो पालन करता है वही अच्छा राजा कहलाता है। ठीक है, अनीति के साथ नहीं देगा, कभी भी नीति का साथ देगा, वो राजा कहलाता है। ठीक है, तो राजा का धर्मों में ये सारी चीज़ें आती हैं। अथवा पाठ में है, फादर की उपस्थिति देवधर की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो देखिए, देवदार का वृक्ष जो है आकार में लंबा चौड़ा होता है और छाया भी देता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा था, जो उस उनको जो है देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देता है, शीतलता प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के जो है उनके शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे। वो उनके शरण में कोई भी आता था उसके दुख और के समय में सांत्वना देते थे और शीतलता प्रदान करते थे। तो इस तरह से इसका आंसर हम अथवा का भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों पड़ गए थे? और अथवा में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है जाता है? देखिए, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखने में हो जाती है, ध्यान रखना है कि नाक, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसी इसी के विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुमराम आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ये जो है आप इसका आंसर ये लिख, ठीक है? क्लियर हुआ? ये अखबार चुप क्यों था, यही बात इसमें बतानी। उसके बाद में अथवा में है, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे माना जाता है? तो संस्कृत व्यक्ति जो है आप किसे मानेंगे, इसमें पूरा का पूरा जो है बताया गया। संस्कृत व्यक्ति उसे है जिसमें बुद्धि तथा योग्यता पर बल कुछ नया करने की क्षमता हो, यानी कि उसकी बुद्धि और योग्यता जो है वो हमेशा किस में लगाए, कुछ नया करने के लिए। जिस व्यक्ति में ऐसी बुद्धि या योग्यता जितनी अधिक मात्रा में होगी वो उतना ही अधिक संस्कृत होगा। ठीक है, जैसे न्यूटन न्यूटन के ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत का आविष्कार किया था, इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल देके भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आत्मकथा की परिभाषा लिखनी है या फिर आप बता सकते हैं जीवनी की परिभाषा। तो आत्मकथा क्या होती है? आप अपने ऊपर बीते हुए जो विचार हैं उनको प्रस्तुत करते हैं, वो आत्मकथा हो जाती है जो सत्य होती है, ठीक है? और जीवनी जो आपका जीवनी जो है, इस जीवनी की बात करें तो जीवनी क्या होती है? ये बायोग्राफी होती है, यानी कि आपके जो साथ घटित हुआ है उसको प्रकट करना कलात्मक चित्रण वगैरह से, तो उसको हम जीवनी, ठीक है? तो ये आत्मकथा अपनी कहानी है और हमारी कहानी को जब कोई प्रस्तुत करता है तो उसे हम जीवनी कहते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है, लोकोक्ति या कहावतें किसे कहते हैं और मुहावरा किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति तो पता ही है आपको, लोक प्लस उक्ति शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि प्रचलित उक्ति का कथन होता है ये, ठीक है? इसमें सब कुछ जो ऐसी मुहावरे होती हैं जो हमेशा प्रचलित रहती हैं। इसके बाद में इसमें आपका नेक्स्ट पूछा गया, मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा जो है, किसी चीज़ को हम लक्षणिक, यानी कि उसको किसी न किसी से तुलना के कारण जो मतलब डायरेक्ट बात को कहने ना कह करके किसी से तुलना कर दें, अचानक वो समझ जाए कि हाँ, वो बात जो है अर्थ निकाल रहा है, तो वही हमारा क्या होता है? मुहावरा होता है। इसको शब्दों में इस तरह से हम पिरो सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रस की परिभाषा करके उदाहरण देना है, ठीक है? और अथवा में जो है इसमें पूछा गया है, भयानक रस को जो है आप परिभाषित करके उदाहरण दीजिए, यानी कि दोनों ही रस हैं और दोनों ही रस के उदाहरण आपको देना है। तो सबसे पहले रस की बात करें तो कविता कहानी को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे ही हम रस कहते हैं। और रस का उदाहरण के अनुरूप हम लिख सकते हैं, बुरे समय को देख कर गूंजे तू क्या रोया, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बाका होया, ठीक है? तो इस तरह से हम रस की जो है एक वो दे सकते हैं एग्जाम्पल। अथवा में भयानक रस क्या होता है? तो भयप्रद वस्तु या घटना देखने, सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का जो संचार होता है, उसी को हम भय संचारी भाव को जो है अनुभव करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? भयानक, ठीक है? इसका उदाहरण लिखना चाहें तो इस तरह से, एक और अजगर रही लिख लखी, एक और मृग राय। तो इस तरह से ये जो है, इसको अब आप हिंदी में अनुवाद करोगे तो यहाँ पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे जो है मूर्छित हो जाता है। इस तरह से आप इसको समझा सकते हैं उदाहरण के साथ में, ठीक है? तो आप उदाहरण भी आप लिख लेंगे और उसमें समझा भी देंगे ताकि आपको भी याद रहे अच्छे, ठीक है? तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, नाम भी लिखना है। दोनों चीजें बताते हैं। वाक्य जो है की परिभाषा सिंपल सी हो जाएगी, शब्दों या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। ये बात सीधी सी है। उसके बाद में अब उदाहरण के रूप में हम कुछ भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है या आप इसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना? कोई भी वाक्य जो, अगर मैं यहाँ से इन वाक्यों को आगे पीछे कर दूं तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। उदाहरण आगे कर दूं, बालक पीछे कर दूं, रूप सबसे लास्ट में कर दूं, है बीच में कर दूं, तो इस तरह से वाक्य खराब हो जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वाक्य लिखा क्या है, यानी कि जो लिखा गया उसका अर्थ क्या होता है, वो क्या कहना चाहता है, वही हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है? अथवा में जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने थे, तो इसमें आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो है हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, छंद किसे कहते हैं, कितने प्रकार के? अथवा में मात्रिक छंद को परिभाषित करना है। तो सबसे पहले परिभाषा जानते हैं, इस रचना में मात्राओं और वर्णों की विशेष व्यवस्था तथा संगीतात्मक लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं, ठीक है? छंद चार प्रकार के होते हैं, वार्णिक, मात्रिक, उभय और मुक्तक या स्वच्छंद, ठीक है? तो ये इसका आंसर हो गया। अथवा में जो है आपसे पूछा गया है कि मात्रिक छंद की परिभाषा और उदाहरण। तो यहाँ पर जिन छंदों में मात्राओं की संख्या लघु तथा गुरु स्वर, यति तथा गति के आधार पर पद रचना होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सब दूसरे शब्दों में कहें, मात्रा की गणना के आधार पर रचित छंद जो है मात्रिक छंद कहलाते हैं। जैसे कि कारज धीरे होत, काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फरे, केतक सींचो नीर। यानी कि आपको ये बोला गया है इसमें वैसे बोला तो आप हिंदी तो समझ ही गए कि पानी कितना भी दोगे, समय आने पर ही जो चीज़ है फलेगी फूलेगी। अ, तो ये उदाहरण में आप देखोगे कि बहुत सारी मात्राओं की जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इस तरह से हम आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये आपका एग्जाम्पल होगी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भक्ति काल की दो विशेषताएं, छायावादी काव्य की दो विशेषताएं। भक्ति काल की दो विशेषताओं में एक तो हम बताते हैं, नाम का महत्व बहुत था भक्ति, ठीक है? यहाँ पर आप कह सकते हैं सूफी भक्तों के, संतों के नाम का बहुत ही महत्व था, ठीक है? और जो है आप इस तरह से पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं,
ठीक है? विशेषताएँ 2 ही आपको लिखनी है तो 2 लिखें, 3 लिखनी है 3 लिखें, आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद में गुरु की महत्ता को वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रधानता दी गई थी। उस समय गुरु को मान भगवान से भी ऊपर तक ऊँचा दर्जा दिया गया था, ठीक है? इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अथवा में है जो है छायावादी काव्य की विशेषताएँ बतानी है हमें। तो इस छायावादी काव्य की एक तो व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है छायावाद काव्य में, ठीक है? और दूसरा है प्रकृति जो है प्रकृति चित्रण बहुत ज़्यादा आपको मिलता है इसमें देखने के लिए, ठीक है? यही चीज़ आपको बता देनी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण से, तो दोनों में से आपको कोई भी एक करना होता है। मानवीकरण अलंकार जो है जहाँ पे मनवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा सुनहरे तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, यहाँ पे स्पष्टीकरण देखें तो यहाँ उषा को सुनहरे तीर बरसाती हुई नायिका के रूप में दिखाया गया, अतः मानवीकरण अलंकार है। यानी कि यहाँ पर जो है इसको नायिका के ऊपर, यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो कि है आपको लगे कि मानवीकरण अलंकार में जुड़ जाए, तो आपको देखना होगा कि कौन सी चीज़ को किससे तुलना की जाती है, तब ये आपका मतलब है कि यहाँ पे मनुष्य की एक छवि उभर के आ रही है, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पुनरुक्ति अलंकार जो है जब किसी काव्य या पंक्ति में एक ही शब्द की निरंतर आवृत्ति होती रहती है ना, बार बार आती रहती है, वो हमारा पुनरुक्ति अलंकार जो है होता है, ठीक है? इस तरह के अलंकार जो है ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं कविताओं में, आपको सभी को पता हो, पद रचना में, ताकि उसके अर्थ को अच्छा अनुभव किया जा सके। और उदाहरण के लिए सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो उपरोक्त प्रसंग में सुबह शब्द का अर्थ एक ही है, लेकिन जब 2 बार प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ काव्य की सुंदरता आदि को बढ़ाने के लिए प्रयोग, ठीक है? जिससे अर्थ में भिन्नता हो रही है, अतः यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट वर्ड में सिंपलेस्ट आंसर। निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन करना है। प्राचार्य ने उसे अनुशासन भंग करने पर दंडित किया। संयुक्त वाक्य में आपको इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, उसने अनुशासन भंग किया इसीलिए प्राचार्य ने उसे दंडित किया, ठीक है? ये संयुक्त वाक्य हमने बनाया। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। रमा गाना गा रही है, इसको प्रश्नवाचक बनाना है, तो क्या रमा गाना गा रही है? ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। अथवा में है मुहावरे के अर्थ लिख करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो पेट पूजा करना और आकाश छूना। पेट पूजा आपको पता ही है, भोजन करना, आप रोजिना ही करते हो, ठीक है? आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल। आकाश छूना का मतलब होता है तरक्की करना या कामयाबी हासिल करना, ठीक है? तो इसके दोनों के वाक्य अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो, हमने लिखा है वो भी लिख सकते हो। अगला जो है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं, दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। जयशंकर प्रसाद अथवा आपका सूरदास, ठीक है? किसी का भी एक लिखना। जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखते हैं तो इनकी दो रचनाओं के नाम आप लिख दीजिए। तो एक तो हो जाएगा आपकी कामयानी और दूसरा करुणालय, ठीक है? ये गीत नाट्य है, ये महाकाव्य है। भाव पक्ष की बात करें तो उनके भाव भाव पक्ष में बहुत सारे प्रेम और सौंदर्य का चित्रण है, नारी के प्रति सम्मान है, अनुभूति की गहनता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप इनको लिख लोगे, अनुभूति की गहनता भी आप यहाँ पे जरूर डालोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। के बाद में आपका कला पक्ष जो है इसमें भाषा अलंकार और छंद योजना किस प्रकार की हो है इनके में, वो सारी सारी चीज़ें आपको इसमें बताना है। जिसमें कि इनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ है, व्याकरण संबंधित है, ठीक है? और खड़ी बोली भी है। इसमें आपकी इनकी रचनाओं में मिलेगा आपको। अलंकार की बात करें तो इसमें अलंकारों का प्रयोग जरूर होता है। आपको पता ही है कि सभी में अलंकार का प्रयोग होता है, तो कभी भी जब इस तरह का किसी के बारे में पूछे, चाहे वो सूरदास का पूछे चाहे जयशंकर प्रसाद का, एक ही वर्ड आप ये इस तरह से ये रट लो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आप अलंकार के बारे में हर चीज़ में हर जगह पे ये लिख सकते हो, ठीक है? तो छंद योजना भी आप बता देंगे, तो ये आंसर हो गया। साहित्य में स्थान जो है वो भी आपको बताना है, ठीक है? तो साहित्य में कला पक्ष और भाव पक्ष के हिसाब से इनका साहित्य में उच्च कोटि का स्थान है, ये भी आपको बताना है। 17वां क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनपुरी अथवा मन्नू भंडारी की भाषागत विशेषताएं आपको लिखनी है। दो रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। राम वृक्ष बेनपुरी की पहले मैं कहीं भी आप 2 रचनाएँ जो भी आपको दिया जाता है, पहला भाग है तो पहले भाग लिखोगे। भाषा शैली की बात करें और साहित्य में स्थान, तो भाषा शैली में वही बात आ जाएगी। पहले तो भाषा की बता देंगे कि किस तरह से ये भाषा यूज़ करते थे। इनकी शैली क्या थी? वर्णनात्मक थी, आलोचनात्मक भी थी और भावात्मक भी थी और प्रतीकात्मक भी थी। यानी कि इनकी शैलियों में सभी चीज़ों का आपको जो लय है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में साहित्य में इनका स्थान, तो सभी का साहित्य में एक ही स्थान है, श्रेष्ठ स्थान, उच्च स्थान, ठीक है ना? तो ये हमेशा होता है।
अगला जो है 18 नंबर, विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन में कोई द्वंतर और मोबाइल फ़ोन व अनुच्छेद जो है आपको लिखना है। तो मोबाइल फ़ोन पे लिखें या फिर आप विज्ञापन लेखन पे लिखें। तो विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में अंतर बता देते हैं। विज्ञापन लेखन का लेखन जो है आकर्षक होता है या कहें कि होना चाहिए। यानी कि विज्ञापन लेखक आकर्षक होता है या कहें कि ये आकर्षक होना चाहिए। सूचना लेखन लिखित या मौखिक दोनों रूप में हो सकता है। विज्ञापन लेखन लेखन की प्रस्तुत में नयापन और आकर्षण होता है। हमेशा आप जब विज्ञापन देखोगे तो उसको जल्दी से आपका ये नहीं कि बंद कर दूं, आपको देखने का एक बार मन करेगा। और सूचना लेखन में आकर्षण या नयापन होना आवश्यक नहीं होता है। विज्ञापन लेखन में ऐसे स्लोगन होते हैं जो जुबान पर चढ़ जाते हैं, यानी कि याद हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात जल्द याद हो जाते हैं। और सूचना लेखन में याद करने जैसी कोई बात नहीं होती है। विज्ञापन आपने बहुत सारे देखे हैं और सभी विज्ञापनों के स्लोगन आपको मैक्सिमम याद भी होंगे। चौथा है, विज्ञापन लेखन में आकर्षक चित्र सहायक होते हैं। जो भी चित्र हम बनाएं वो उस चित्र से उस विज्ञापन की शोभा बढ़ जाती है और उसको देखने का मन और बढ़ जाता है। लेकिन सूचना लेखन में आकर्षित चित्रों का होना कोई ज़रूरी नहीं है, लिखित हो सकते हैं। इसका अथवा में मोबाइल फ़ोन के ऊपर अनुच्छेद लिखना था, तो आप मोबाइल फ़ोन पे अनुच्छेद लिखना चाहें तो पहले पैराग्राफ में ये लिखेंगे। उसके बाद में दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें आप इतना लिखेंगे। आपका अनुच्छेद जो है इस तरह से लिखना होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बीच में हमने इंग्लिश वर्ड यूज़ किया, आप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। मोबाइल के लाभ वगैरह बता देंगे आप पूरा का पूरा कि इसके क्या लाभ हैं। फिर हानि भी बताना है, क्योंकि आपको पॉइंट यहाँ पे सभी दिए हैं। अनुच्छेद लिखने का मतलब है मोबाइल फ़ोन का स्वरूप है, लाभ हानि है, उपसंहार। एक तरह से आप समझ लीजिए कि एक ऐसे ही लिखवा रहा है ये। तो यहाँ पर आप मोबाइल फ़ोन के जो है लाभ लिख दोगे, उसके बाद में यहाँ पे जो है हानियाँ हैं, इन हानियों को लिख दो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। या इसके जो हानियाँ हैं वो पूरे के पूरे लिखने के बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उपसंहार भी हम देखेंगे इसका। लास्ट में आप इसको उपसंहार के रूप में लिख दोगे। क्या नतीजा क्या है, ये सब कुछ आप एक साथ दोगे छोटे से 4 लाइनों। ये आंसर हो गया कंप्लीट। अगले क्वेश्चन में अपठित गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। मनुष्य का जीवन बहुत संघर्षमय होता है इस तरह से। तो यहाँ पे कर्मशील मनुष्य या अ, जीवन एक संघर्ष है, ये दोनों ही हो सकते हैं इसके शीर्षक। और सारांश जो है, मानव ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है। यद्यपि मानव जीवन कदम कदम पर कठिनाइयों और संघर्षों की अनवरत कहानी है, किंतु ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर मानव की रचना एक वरदान जैसी है। पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति से धरती का स्वरूप पूर्णतः बदल गया, और उसका उसका सबसे बड़ा कारण जो है कौन है? मानव ही है। और मानव का कर्म प्रधान व्यवहार भी है। तो कर्मशील मनुष्य ही हमारा जो है शीर्षक होना चाहिए। और आप चाहें तो हमारा जो है शीर्षक यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख सकते हो, संघर्षमय जीवन। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद में आप इसको पूरा डिस्क्राइब कर दोगे। बहुत अच्छी तरीके से हमने डिस्क्राइब किया है। मनुष्य अपने कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि आपका क्या तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य किस कारण श्रेष्ठ माना गया है? तो कर्म बल के कारण। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित काव्यांश की संग जो है आपको क्या करनी है? भावार्थ लिखना है। तो चलिए, इसमें दो है, या तो आप इसका छोटे वाले का करें, ठीक है, इस वाले का करें, या फिर आप अथवा में पार्ट जो है आप बादल गरजो वाला, या तो इसका करें। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा करना चाहते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे किया हुआ है ऊपर वाली, जो छायावादी काव्यधारी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो है कविता आत्मकथ्य से ली गई है, इसका हमने प्रसंग लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो है व्याख्या क्या है, जीवन छोटा सा है, इसकी बात हो रही है, छोटे जीवन की बात हो रही है, हमने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर आप इसका जो व्याख्या कर देंगे, छोटा जीवन सा है, इसमें सब आपने पढ़ रखा है, इसको तो मुझे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपने ये सब कुछ पढ़ा होगा, आपके टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया होगा जहाँ तक हो सके। अगर नहीं समझाया है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इसको समझा दिया जाएगा, बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगा। इस नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध, ये वाला जो है हमारा पूरा का पूरा गद्यांश है, इसको हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मानव संस्कृति की विशेषताएं लिखिए, ये आपको बतानी है। तो मानव संस्कृति की मुख्य विशेषता है कि यह अटूट और अविभाज्य है। इसमें योग्यता, प्रेरणा, बलिदान, बल आदि गुणों को समाहित किया गया है। और संस्कृति में विद्यमान कल्याणकारी अंश जो है अकल्याणकारी की तुलना में अधिक श्रेष्ठ और स्थायी हैं। इस तरह से हम इसके आंसर पैसेज से लिखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लेखक ने किस संस्कृति को संस्कृति नहीं माना और क्यों? तो लेखक ने जो है मनुष्य की संकीर्ण भावनाओं अहितकारी योग्यताओं को संस्कृति मानने से जो है इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस संस्कृति में मानव मात्र के लिए कल्याणकारी भाव ना हो, वह वस्तुतः संस्कृति नहीं बल्कि कूड़े करकट का ढेर है।
उसके बाद में यहाँ पर प्रज्ञा और मैत्री भाव किस नए तथ्य के दर्शन करवा सकते हैं और उसकी क्या विशेषता है? तो प्रज्ञा और मैत्री भाव इस नए तथ्य के दर्शन करा सकते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की आवश्यकता हो। इसकी विशेषता ये है, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसके बाद में इसकी विशेषता ये है कि ये एक श्रेष्ठ मानवीय संस्कृति का निर्माण करने में सहायता करता है या सहायक होता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 22 नंबर है, अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने के लिए टीसी मांगना है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र। तो आप अपने प्रिंसिपल को सीधा सीधा लेटर लिखेंगे ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए, स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए, और सीधा सीधा आपको निवेदन कर देना है कि जैसे आपका नाम क्या है और आप कौन से कक्षा में और कौन से वर्ष में हैं, परीक्षा आपने पास की है, और फिर अपने पिताजी का बताएँगे कि क्या कारण है, आप कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो जगह लिख देंगे। फिर आप अपनी शिक्षा को जारी रखना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा बता कर के आप जो है सीधा-सीधा उनको बता सकते हैं कि मेरी जो है अब ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट की आवश्यकता है मुझे, यानी स्थानांतरण पत्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप मुझे दिलवाने का या जारी करने का आदेश दें या जारी करें, इसके लिए आभारी रहूँगा। आदेश जो है उसके बाद में धन्यवाद, अपना नाम वगैरह जो भी है सब कुछ लिख। अगला है, किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखें, या कोई से भी लिख दो यार, आपकी मर्जी है। भारत स्वच्छता अभियान है, प्रदूषण कारण निवारण, जल जीवन से, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चारों के चारों पढ़ लेना। मैं केवल एक बता रहा हूँ, बाकी मैंने हिंदी के जो विषय सॉल्व करवाए हैं उनमें देख लेना, आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, कंप्लीट मिल जाएंगे। ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। आपका मॉडल पेपर जो है उसमें सॉल्व करवा रखा है। आपका प्री बोर्ड का एग्जाम पेपर अभी जो आया है दूसरा वाला, उसको भी सॉल्व करा रखा है। आपके प्री बोर्ड के एग्जाम पेपर अलग अलग बहुत सारे आ रहे हैं, यानी कि अलग अलग जिलाओं में अलग अलग पेपर भी हो रहे हैं। कहीं कहीं पे तो मॉडल पेपर ही मॉडल जो है सीधा दे दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षा के बारे में आपको नारी शिक्षा का महत्व जो है पूरा समझाना है। मैंने 4-5 पैराग्राफ लिख दिए हैं और इनसे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ठीक है, और बिल्कुल पैराग्राफ में निचोड़ है हर चीज़ का। तो ये पहला पैराग्राफ है, इसके बाद में ये दूसरा पैराग्राफ है, इसके बाद में आपका ये तीसरा पैराग्राफ आप इस तरह से लिख लोगे, और चौथा पैराग्राफ आप इस तरह से लिखोगे। इसके बाद दो पैराग्राफ और दिखा दूंगा मैं। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गए। इसके बाद में ये आपका जो है अंतिम पैराग्राफ दो आपको लिख देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट आंसर हो जाए। तो ये था पूरा हिंदी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके दोस्तों तक पहुंचा दे अपने। यही आशा करूंगा कि इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, पूरे आंसर्स आपको कंप्लीट मिले होंगे। अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस चैनल पे बने रहें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर लें, फ़ायदे में रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।